हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग आज देखेंगे डायोड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक डायोड में किस तरीके से बाइसिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने बाइसिंग देखा था लास्ट वीडियो में, फिर दिन उसके बाद हम लोग चले थे और उसमें देखा था, फिर उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ब्रेकडाउन पे देखा था, है ना, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में देखा था जिसमें एवलेंशियल ब्रेकडाउन था एंड देन जेनर ब्रेकडाउन था। तो आपने लास्ट वीडियो का अगर आपको याद होगा तो चलो ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे रिकैप कराऊंगा, वो आपको सारा फिर से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं डायोड कैपेसिटेंस, इसमें कवर करेंगे। डायोड कैपेसिटेंस में सबसे पहला टॉपिक अपने पास आएगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड देन आएगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है ना, अब डिफ्यूजन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है एंड ट्रांजिशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पता करेंगे। ठीक है, एंड ये कैपेसिटेंस जो डेवलप होता है यानी कैपेसिटर की तरह ट्रीट करता है डायोड, तो किस तरीके से डेवलप होता है ये ना, ये चार्ज, ठीक है, किस तरीके से डेवलप होता है ये चार्ज, तो डेवलप का प्रोसेस समझूंगा हम। ठीक है ना, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से डेवलप करेगा। चलो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या, टॉपिक ऑफ द डे जो है डायोड कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डायोड कैपेसिटेंस, हमारा में आज का टॉपिक है। ओके ना, डायोड कैपेसिटेंस। अब सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले हमारा शुरू से ही आदत रहा कि मैं सबसे पहले रिकैप लेता हूं। ठीक है, तो आज का जो रिकैप रहेगा, तो रिकैप आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में देखा था। जो हमारा टॉपिक था ब्रेकडाउन के बारे में था, है ना, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में क्या होता है, तो ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, है ना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था मैकेनिज्म। ओके, तो लास्ट वीडियो का ये टॉपिक था अपना ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो अब ब्रेकडाउन मैकेनिज्म किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो याद होगा आपको, डायोड दो तरीके से बायसिंग होता है। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस एंड देन रिवर्स बायस। ठीक है, मैं एक बार सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस देन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जो अपने पास ब्रेकडाउन होता था ना, उसको भी एक फॉरवर्ड बायस में भी ब्रेकडाउन होता था एंड देन एक रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हुआ करता था, जिसको फॉरवर्ड ब्रेकडाउन कहते थे। एंड देन रिवर्स बायस में बात करें तो पहला जो ब्रेकडाउन आता था, पहला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट जो था वो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन था, है ना, ब्रेकडाउन। एंड जो सेकंड आया था वो रिवर्स ब्रेकडाउन आया था, रिवर्स ब्रेकडाउन। ओके, ब्रेकडाउन। देन अब इसमें हम लोग पढ़े थे ए पॉइंट पे कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा, चाहे तो वो एवलेंची हो जाए, एवलेंचे ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर जेनर ब्रेकडाउन हो जाए, जेनर। ठीक है ना, तो पहला तो हो जाएगा एवलेंचे ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को मैं सिंपली में सिर्फ चलो लिख दे रहा हूँ पूरा ब्रेकडाउन। ठीक है ना, ब्रेकडाउन। एंड नेक्स्ट बी जो होगा वो जेनर ब्रेकडाउन होगा, है ना, जेनर ब्रेकडाउन। तो दो तरीके का ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करता था। अब मैं बता दूं, हल्का ओवरव्यू दे दे रहा हूं क्योंकि मुझे रिकैप लेना है ना, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा थ्योरी पढ़ाना है। तो एवलेंचे जो एग्जिस्ट करता था, वो आपको याद होगा, एवलेंचे सबसे पहले लेस डोपिंग में एग्जिस्ट करता था। जैसे पी एन जंक्शन डायोड जो होता है वो नॉर्मल डोपिंग होता है ना, 1:10⁸ होता है, तो उसमें जो एग्जिस्ट करेगा। इसमें जो होता था मेन बेसिक प्रिंसिपल जो होता था, वो थर्मली जनरेट के कारण जो कोलिजन होता था ना, उससे अपना इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर माइनॉरिटी चार्ज के में इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट करता था। दैट्स कॉल्ड एवलेंचे ब्रेकडाउन। तो मेन बेसिक जो होता था ना, कि ये सबसे पहला तो लेस डोपिंग पे वर्क करेगा। अगर लेस डोपिंग रहेगा तो जो डिप्लेशन विथ जो रहता है ना, वो इंक्रीज करता है, डिप्लेशन विथ अपना बढ़ जाता है। जैसे ये अपना डायोड था एंड इसके बीच में जो डिप्लेशन लेयर बनता था ना, डिप्लेशन विथ जो होता था वो इंक्रीज कर जाता था ड्यू टू एवलेंचे ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलेंचे के कारण अब इसमें जो मैकेनिज्म होगा, जिसको कहते हैं हम लोग थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो कोलाइड करता है। ओके, कोलाइड करने से क्या होता है ना, जिसको हम लोग इंपैक्ट आयोनाइजेशन का नाम दिया था, याद होगा, वो लास्ट वाला अगर वीडियो याद होगा तो इंपैक्ट आयोनाइजेशन होता था। जो अपने पास इधर जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन था माइनॉरिटी में, इधर अपना होल्स था माइनॉरिटी में। ठीक है, अब ये माइनॉरिटी में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तब फोर्स बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ता था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता था। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा था, याद वो रिकॉल करो सारा कुछ मैं जो बताया, मैं सिंपली आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो देन ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वेरी फास्ट मूविंग से मूव करेगा एंड जाएगा इस आयंस के पास। जो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते थे ना, इस वाले एरिया में जो आयंस डिप्लीशन लेयर में जो आयंस प्रेजेंट होते थे, उससे जाके कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड करने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन होगा। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड करके एक आयन से एक होल, एक इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन करेंगे। देन जो इलेक्ट्रॉन्स वो निकला, फिर उससे तरह फिर अगला इलेक्ट्रॉन्स को, अगला आयंस को तोड़कर फिर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर को जनरेट करेंगे। इसी को कह रहे थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरियर। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरियर कहते थे, या फिर इंपैक्ट आयोनाइजेशन का नाम दिया था हम लोगों ने इस चीज को। ठीक है, तो कहीं पे इंपैक्ट आयोनाइजेशन पूछता है तो ये प्रोसेस का नाम इंपैक्ट आयोनाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस से हमारा एवलेंचे ब्रेकडाउन कंप्लीट हुआ था, और एवलेंचे ब्रेकडाउन जो था वो पीटीसी हुआ करता था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ करता था। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग जेनरल ब्रेकडाउन पे। तो जो जेनरल ब्रेकडाउन था ना, वो सबसे पहला तो हाई डोपिंग पे वर्क करता था। हाई डोपिंग मींस कहने का मतलब ये जो होगा 1:10⁵ पे डोपिंग रहेगा, ठीक है ना, 1:10⁵ रहेगा डोपिंग। अगर डोपिंग हाई रहेगा तो डिप्रेशन विथ होगा वो थिन हो जाता है ना, इसका एरिया जो होगा वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। एरिया पतला होने का काम क्या है, इसमें टनलिंग इफेक्ट हो जाता है, टनलिंग। तो मेन 3 बात मैंने बताया। जेनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, सबसे पहले तो डोपिंग हाई रहेगा। डोपिंग हाई रहने के कारण उसका जो डिप्रेशन विथ होता है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जो डिप्रेशन विथ है ना, थिन हो जाता है। अगर डिप्रेशन विथ थिन होगा तो वहां पे टनलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनर में जो होता है वो टनलिंग प्रोसेस के थ्रू अपना ब्रेकडाउन होता है, और टनलिंग से जो फिर अपना चार्ज डेवलप करता है, करंट जो डेवलप करेगा, दैट्स कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो सारा मैकेनिज्म मैं बता दिया था लास्ट वीडियो में, मैं सिर्फ एक रिकॉल का यहाँ पे लिया। चलो आज जो हम लोगों को पढ़ना है, आज का जो टॉपिक अपना जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डायोड कैपेसिटेंस के बारे में। तो जो डायोड कैपेसिटेंस होता है, सबसे पहले 2 तरीके का कैपेसिटेंस पाया जाता है एक डायोड में। पहला जो होता है, फर्स्ट वन इज कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, है ना, डिफ्यूजन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ओके। एंड सेकंड वन इज होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ओके। मेन देखना एक्चुअली हम लोगों को देखना है डायोड कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो जो डायोड कैपेसिटेंस होता है ना, वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहला डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड देन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो सेकंड वन इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एंड इसको और नाम से भी जाना जाता है ट्रांजिशन को, जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं कहीं ऐसा भी पूछ देगा, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, ओके ना, कैपेसिटेंस। इसको स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। इसको और भी कहते हैं डिप्लेशन कैपेसिटेंस, इसका नाम होता है डिप्लेशन कैपेसिटेंस, ओके। इसको और भी नाम से जानते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, ओके। ओके। तो एक डायोड में 2 तरीके का कैपेसिटेंस फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड देन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। हम लोग इन सबको नाम ना देकर डायरेक्टली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो आप इससे क्लियर रहना, वरना अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा कभी, आप कभी एमसीक्यूज वगैरह में देखना, तो कभी कभी स्पेस चार्ज पूछ देगा ना, तो ट्रांजिशन इज स्पेस चार्ज होता है। या फिर डिप्लेशन कैपेसिटेंस पूछेगा, या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस पूछेगा। तो सारा कुछ एक ही होता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो पूछा जाता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पूछता है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड देन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ये 2 तरीके का कैपेसिटेंस पाया जाता है एक डायोड में। अब अगर कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हम अपने पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैपेसिटर का, है ना। वैसे हम लोगों ने जब अपना जब ये स्टार्ट किया था, क्या एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था ना, जो अपना बेसिक जो बेसिक था, बेसिक डबल ईएम जो था स्टार्ट किया था मैंने, उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो एक सबसे पहले रजिस्टर के बारे में बताया था, फिर कैपेसिटर के बारे में बताया था, फिर इंडक्टर के बारे में बताया था। तो वो सारा कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि हमें कैपेसिटर के बारे में यहाँ पे टॉपिक है, तो मुझे कैपेसिटेंस एक बार डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डील करूंगा कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में कुछ जानो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डायोड कैपेसिटेंस। तो बेसिक जो नॉलेज होता है, पहले नॉलेज ले लो कैपेसिटर के बारे में। तो बेसिक नॉलेज सबसे पहले क्या होगा, बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस, ओके ना, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बेसिक समझो कि डायोड कैपेसिटेंस होता क्या। तो जो कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो एक तरह का कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को एज द फॉर्म ऑफ चार्ज, ओके ना। तो जो कैपेसिटेंस होता है, या फिर इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ठीक ना, प्रॉपर्टीज होती है कैपेसिटेंस, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस, उसी तरीके से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ओके। तो ये जो होता है कैपेसिटर में, ठीक है ना, और कैपेसिटर का काम जो होता है, कैपेसिटर स्टोर्स स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर क्या काम होता है, एनर्जी को स्टोर करना इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चार्ज के फॉर्म में, ओके। तो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। अब वो कैपेसिटर दिखता कैसे है उसको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कैपेसिटर को, तो जो अभी सर्किट वगैरह देखा होगा आपने, तो एक कैपेसिटर इस तरीके से ले लो, है ना, ये रहा। इसको दिन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, कैपेसिटर बना रहा हूँ, ठीक है।
परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। एंड यहाँ पे जो चार्ज हम लोग एक सप्लाई करते हैं पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो अपना होता है जिसको हम लोग P1 कह लो एंड इसको कह दो P2, है ना, इस चीज को कह दो P2, ये एक तरह का पैरेलल प्लेट होता है ना, पैरेलल प्लेट होता है। तो इसको ये अपना होता है मेटल का कह लो या फिर कंडक्टर का कह लो। आपने कभी कैपेसिटर खोल के देखा होगा तो इस तरीके से होता है, तो ये हो सकता है मेटल का या फिर नाम दे दो कंडक्टर, ओके ना, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके, कंडक्टर होगा। तो अगर ये मेटल है या कंडक्टर है तो इसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो मेटल अगर होता है या कंडक्टर होता है तो उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि वो करंट कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए तो वो कंडक्टर कहलाता है ना, तो करंट कंडक्शन में हेल्प करेंगे। एंड सेकंड वन, ये जो यहाँ पे का डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूँ इस तरीके से, ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस, इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी भी कह सकते हो या फिर डब्ल्यू भी कह लो, ओके ना, डब्ल्यू भी कह दो और अच्छे से लिख दो इसको डब्ल्यू, ठीक है, डी भी कह सकते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, या फिर डब्ल्यू कह दो विड्थ, है ना, चौड़ाई उन दोनों के बीच में कितना चौड़ाई है, तो ये हो गया अपना। तो अब हम लोगों को जो होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहता हूँ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मैं सिंपली ऐसे ही बना दे रहा हूँ हल्का फुल्का, ठीक है ना, इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। मैं कैपेसिटर का पूरा मतलब सिनेरियो बता रहा हूँ, प्रिंसिपल बता रहा हूँ किस तरीके से कैपेसिटर जो है वर्क करता है, ओके, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इधर का अपना चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा एंड देन इस तरीके से मूव करते करते इधर आगे बढ़ेगा, ओके, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन देख लो यहाँ पे, ये डायरेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन होगा। अब ये इसके पास नेगेटिव के पास आएगा एंड फिर देन वही सेम इधर कॉपी करते हुए आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो ये आगे बढ़ाओ इसको एंड इस वाले प्लेट पे आके बैठ जाएगा, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, एंड इसका जो यूनिट होता है फराड होता है। तो सी इज इक्वल टू जो होगा, सी इज इक्वल टू जो होगा, सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ठीक है ना, ई ए बाई डी, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का। अब ये फॉर्मूला होता है, हमको फॉर्मूला पे नहीं जाना है क्योंकि हमको डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, हमें समझना है कि आखिर इसके पीछे हम लोग डायोड में कैपेसिटर कहाँ से आया, डायोड में कैपेसिटेंस कहाँ से आया, हम उस प्रिंसिपल को समझ रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि कैपेसिटर क्या बता रहा है, मैं समझा रहा हूँ कि हम लोग डायोड में किस तरीके से कैपेसिटेंस पे मूव करते हैं। जैसे आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा डायोड कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन, ट्रांजिशन, ये पढ़ लिया, लेकिन किस तरीके से वो आया है, जैसे आपको प्रिंसिपल पता हो, आप रिलेट कैसे करोगे एक नॉर्मल कैपेसिटर को डायोड के कैपेसिटर की तरह किस तरीके से रिलेट करोगे, तो मैं यहाँ पे रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो रिलेट करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते। तो ये जो होता है ना डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, डी इज डिस्टेंस, ओके ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ओके ना, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, ओके। ये आपने यहां तक आपको बेसिक नॉलेज है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये जो क्यू जो होता है ना, क्यू चार्ज, जो चार्ज होता है, जो चार्ज क्यू होता है वो जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1 मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अब ये कैसे मैं बोला, जैसे कि आप जितना यहाँ पे वोल्टेज दोगे, आप जितना यहाँ पे वोल्टेज दोगे, ये वोल्टेज जितना दोगे उतना यहाँ से चार्ज निकलेगा एंड चार्ज जाके यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बैठेगा, है ना, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज। तो इसके आगे फॉर्मूला जो होता है आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो जो Q इज इक्वल टू हो जाएगा वो C इंटू वी होता है ना, ये पढ़ा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। और आगे अगर बढ़ोगे तो जो C इज इक्वल टू होगा वो Q अपॉन V होता है, ठीक है ना, अगर इसको और इंक्रीज करोगे तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसको अगर अच्छे से लिखो तो जो C कैपेसिटेंस होता है वो चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज, ये Q में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चेंज इन वोल्टेज। इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि वोल्टेज में जैसे चेंज लाऊंगा उसी हिसाब से अपना चार्ज भी चेंज करेगा, मतलब चार्ज में चेंज आने से वोल्टेज में चेंज होगा, इसलिए हमारा वहां पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहां पे चार्ज में वोल्टेज में चेंज करने से चार्ज में चेंज आ रहा है, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, ओके ना, तो वोल्टेज चेंज करने से चार्ज में अगर चेंजिंग आएगा तब वहां पर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे ये लिखा हूं मैं, इसके लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज में चेंज करते हो
तो चार्ज में चेंजिंग आएगा। अब अगर चार्ज में चेंजिंग आता है देन वहां पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब बात करते हैं डायोड पे मूव करते हैं। अब डायोड में क्या देखा आपने इसका, अब डायोड पे चलते हैं एंड डायोड में आपने क्या देखा वो समझ आ रहा हूं मैं ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये आपका बेसिक नॉलेज था। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वोल्टेज में चेंज करने से चार्ज में चेंज होगा, और अगर ये दोनों प्रिंसिपल हो रहा है दैट मीन्स वहां पर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखना। वोल्टेज चेंज करने से चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज करेगा अगर तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट मैं बताया आपसे। अब इस चीज को मैं रिलेट कर रहा हूँ डायोड से। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं डायोड कैपेसिटेंस में। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके ना, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, पहला ये समझते हैं क्या होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। सबसे पहला ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होगा वो एग्जिस्ट करता है रिवर्स बायस में। मैं जो जो बात बता रहा हूँ वो पॉइंट्स एग्जाम से खास कर मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम से लेकर, क्योंकि ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पूछ जाएगा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे और दूसरे कलर से लिख रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट इन रिवर्स बायस। ओके ना, रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करेगा। अब रिवर्स बायस का फंडामेंटल समझो। रिवर्स बायस होता क्या, रिवर्स बायस कहने का मतलब अगर मैं पी साइड को लोअर लोअर पोटेंशियल से दैट मींस नेगेटिव से, है ना, इन साइड्स को हाई पोटेंशियल से दैट्स पॉजिटिव से, ठीक है ना, कनेक्ट करूंगा तो डायोड अपना जो होता है वो रिवर्स बायसिंग हो जाता है, रिवर्स बायस में चला जाता है। दैट्स कॉल वो एक तरह का कहो कि ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा एंड डायोड अपना ऑन नहीं होगा, ऑफ की तरह ट्रीट करेगा, करंट कंडक्शन नहीं होगा। ये आपने समझा। लेकिन एक और बात मैं बताया था कि जब आप रिवर्स बायस करोगे तो जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर था ना, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन वो इंक्रीज करता है ना। ये आपको मैं बताया था कि जो अगर रिवर्स बायसिंग करोगे तो जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज करेगा, अगर रिवर्स बायस रहेगा तो क्या करेगा, जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होगा ना, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ, ये लिखो, है ना, ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे इंक्रीज करता है थोड़ा समझो, फॉर्मूला से समझो कि कैसे इंक्रीज करता है। तो वो जो विड्थ होता है W इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि अंडर रूट ऑफ 2E अपॉन Q, है ना। एंड ये E की जगह पे E जो है ना एप्सिलॉन है, वो एप्सिलॉन को फॉर्मूला होता है E नॉट इंटू ई आर। मैं डायरेक्टली E लिख रहा हूँ। ओके ना, चलो लिख दे रहा हूँ E नॉट इंटू ई आर, ई नॉट इंटू ई आर, वरना आप कंफ्यूज करोगे। ओके, तो E नॉट इंटू ई आर वीजे इंटू 1 प्लस एन ए प्लस एन डी, ये फॉर्मूला होता है अपना विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर का निकालने का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर डिप्लेशन लेयर का इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आपने क्या किया ना, यहाँ पे ये अगर रिवर्स बायस में तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा। अब उसका प्रिंसिपल बता रहा हूं कैसे इंक्रीज करेगा। जैसे विथ जो अपना है ना डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, डब्ल्यू डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो डोपिंग कंसेंट्रेशन पे, यानी ये डोपिंग कंसेंट्रेशन है, एंड एक जंक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है ना, वीजे पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट ऑफ वीजे, एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/रूट ऑफ डोपिंग कंसेंट्रेशन, है ना, डोपिंग पे डिपेंड कर रहा है, ये दो पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी मैं डोपिंग को यहाँ पे बात नहीं है, तो डोपिंग को भी काटो, यहाँ पे आओ जंक्शन पोटेंशियल पे। तो अगर आपको याद होगा कि आपने कभी देखा होगा, मैं बताया हूँ वैसे वीडियो में, कि अपना जो वीजे होता है ना रिवर्स बायस में, जो वीजे होता है वो इज इक्वल टू होता है वी नॉट प्लस वी ए के अप्लाइड वोल्टेज का। वी नॉट इज बिल्ड इन पोटेंशियल, यानी कि ओपन सर्किटेड वोल्टेज, जो इस जंक्शन पे जो वोल्टेज डेवलप होता है दैट्स कॉल्ड बिल्ड इन वोल्टेज या ओपन सर्किटेड वोल्टेज। ठीक है ना, तो इस ओपन सर्किटेड वोल्टेज प्लस जो आपने अप्लाइड किया वोल्टेज, उसके उन दोनों को सम करूंगा दैट्स कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल आएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे मैं वीए को इंक्रीज करता हूँ वीजे अपना जो होता है ना वो इंक्रीज करता है। तो अगर वीजे इंक्रीज करा है नथिंग बट इट इज अ विथ इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप रिवर्स बायस में चलोगे तो विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन रीजन जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये पहला। दूसरा पॉइंट आपने समझा। तो अगर विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर रहा है, जैसे आपने क्या देखा जैसे ही विथ ऑफ डिप्लेशन है आपने क्या सबसे बड़ा बात कि विथ इंक्रीज किया। अगर विथ इंक्रीज कर रहा तो क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि आपने जंक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज किया, जंक्शन पोटेंशियल इंक्रीज किया। अगर जंक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ये आपको पता है कि जंक्शन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करेगा वी नॉट प्लस वी आर से, है ना, सॉरी वी एस है या फिर वी आर ही कह लो बेटर रहेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, अब ये वीजे इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर, मैंने अप्लाइड यहाँ पे लिखा, अप्लाइड वोल्टेज नथिंग बट रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, बात बराबर ही है। तो अगर ऐसा हो रहा है दैट इज कहने का मतलब आपने क्या देखा, जो वी आर है वो इंक्रीज का, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हुआ, विथ इंक्रीज किया। ओके, मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, अगर विथ इंक्रीज किया तो डिप्लेशन रीजन में जो इमोबाइल्स आयन रहेगा, इमोबाइल्स, है ना, इमोबाइल्स आयंस,
जो होते हैं वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे क्या हो रहा है ना कि आप में डिप्लेशन एरिया में इतना में इस एरिया में क्या था, सबसे पहले इमोबाइल आयंस थे, दैट मींस आयंस प्रेजेंट था, है ना, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, एंड उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था। अब आपने क्या किया कि एरिया को बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाया तो मतलब वहां पे आयंस भी तो डेवलप किए ना, आयंस भी बढ़ गया, आयंस का डेंसिटी भी बढ़ गया, इसलिए मैंने लिखा जो डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन रीजन में जो इमोबाइल आयंस होते हैं ना, आयंस, वो भी इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज में चेंजिंग आया, चार्ज में चेंजिंग आया ना, ये चार्ज पहले इतना था अब चार्ज इतना हो गया। कैसे चेंज हुआ, जब मैंने वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज में चेंजिंग किया, तो वोल्टेज में मैं चेंज किया तो चार्ज में चेंजिंग आया, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा ना। तो यही प्रिंसिपल मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस अपने एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एक फिगर से, ये देखो अपना एक ये था। ओके, इसमें क्या हो रहा था ना कि आपने क्या लिया कि सबसे पहले जो विड्थ था, मैं इसको अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कलर ले लो अभी आप, ये रहा। तो सबसे पहला आपको जो विड्थ था वो इतना था, परफेक्ट। एंड फिर बाद में क्या हुआ कि एरिया जो अपना बढ़ गया, एरिया किस तरीके से बढ़ा, इसको रेड से देखो। ठीक है, तो पहला जो एरिया था विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है, डिप्लेशन रीजन था, वो पहले इतना था, ओके ना, बाद में इतना हो गया। अब ये जो पहले था यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप था, मैं पूरा प्रिंसिपल नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो रिवर्स बैस वोल्टेज लगाने से क्या हुआ। जैसे आपने इसको रिवर्स बैस कनेक्ट किया ना, यहाँ पे कनेक्ट कर लो रिवर्स बैस, वरना आप फिर कंफ्यूज करोगे, ठीक है। रिवर्स बैस लगाना आपको लगाओ सबसे पहले, है ना, इस तरीके से लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे बना लो, यानी कि क्या करो, नेगेटिव को एंड पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये अपना क्या होता है, पी साइड होता है, ये अपना क्या होता है, एन साइड होता है, ठीक है। तो आपने जैसे रिवर्स बायस लगाया, विड्थ ऑफ डिप्लेशन ईयर बढ़ गया, पहले इतना था, है ना, पहले इतना था, मिनट, हाँ पहले ये था एंड ये इतना, उसके बाद इंक्रीज हो गया। तो जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, एंड देन जो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज कर गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज किया, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ई, ओके ना, कैपिटल ई। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा तो आपने फॉलो आपने वोल्टेज अप्लाई किया होगा तब ना, वोल्टेज को बढ़ाया तो डिप्लेशन विथ और बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाओगे तो और डिप्लेशन विथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज में चेंज लाने से आपके पास जो चार्ज में चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे आयंस है, यहाँ पे जितना भी है ना सारा आयंस है, ये सारा में आयंस है, ओके ना, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, सब आयंस है ये, ओके। इधर नेगेटिव है एंड इधर पॉजिटिव है, मैं सिर्फ एक बता, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। तो आयंस में चेंज आया, तो मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ओके ना। तो वह जो मैं उस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था, जो कैपेसिटर से जो कैपेसिटर का थ्योरी था, मैं उससे रिलेट किया कि यहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो कैपेसिटेंस होता है, अब मैं इसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा जो सी होता है, आपको पता है कि जो सी होता है वो चार्ज के, चार्ज में चेंज करूंगा, वोल्टेज में चेंज करूंगा तो चार्ज में चेंज होता है। तो इसलिए हमारा जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा ना, सीटी, सीटी जो होगा वो डायरेक्टली होगा ई नॉट ई आर, ओके ना, ई आर ऑफ सिलिकॉन ले लो सपोज, ए अपॉन विथ, फॉर्मूला वही सेम है जो फॉर्मूला आपने नॉर्मली पढ़ा, ठीक है ना, फॉर्मूला जो आपने पढ़ते आए शुरू से वही फॉर्मूला है। ई नॉट ई आर, मैं वहां पे सिर्फ ई रहता था ना, तो ई नॉट ई आर उसको ओपन कर दिया, एंड ए अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर, वहां पे डिस्टेंस आप कैपेसिटर में डिस्टेंस था, यहाँ पे विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर हो गया, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी इज इक्वल टू, तो ये अपना निकल गया, जहां पे डब्ल्यू क्या, वेयर इज डब्ल्यू इज इक्वल टू विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ओके। आपने ये देखा, तो अब ये डिपेंड कर, डायरेक्टली मतलब डिपेंड कर रहा है, ये हो गया, तो विथ पे डिपेंड कर रहा है, और विथ किस पे डिपेंड करता है, जंक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और जो डब्ल्यू होता है ना वो डिपेंड करता है डायरेक्टली जंक्शन पोटेंशियल पे, है ना, यही होता है ना, मतलब कि वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, विथ डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली सीटी पे, अगर विथ बढ़ेगा तो सीटी घटेगा, अगर विथ घटेगा तो सीटी अपना डाउन करेगा। तो आपने यहाँ पे आप कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर, कि जो अपना सीटी जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ विथ होता है, अगर विथ इंक्रीज करेगा तो सीटी अपना ऑटोमेटिक डाउन करेगा, ओके। तो जितना आप इसको इंक्रीज करोगे, जो कैपेसिटेंस का पावर ऑटोमेटिक डिक्रीज करते चलेगा। लेट्स एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ देख लो, एक ग्राफ बनाया जाता है इसी बेस पे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ओके, ठीक है। ये ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, डाउनफॉल होते चलेगा, ये देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा, इस तरीके से डाउन करेगा, मैं फ्री हैंड में अच्छे से नहीं बन पा रहा, बट समझ जाना इस तरीके से डाउन होगा, एंड डाउन होगा, एंड देन इसके पास ये अपना जो रहेगा इधर, ये अपना सी रहेगा, इधर अपना वोल्टेज रहेगा रिवर्स बैस, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे एक और लिख दो, है ना, वन अपॉन, ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वीजे,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो विथ बढ़ वीजे बढ़ेगा तो विथ बढ़ेगा, ठीक है, विथ बढ़ेगा एंड विथ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस डाउन करेगा। तो देखो कैपेसिटेंस डाउन कर रहा है एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, तो ये होगी। इसी तरीके से ये अपना पूरा ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा? आपने सिंपली ये सीखा कि जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगा अपना कैपेसिटेंस डाउन करेगा। ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है किसमें? रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिस्टर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जंक्शन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो ये सारा मैं नाम बता दिया हूँ, पहले ही बताया मैंने। तो ये अपना सारा कंप्लीट होगा ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस। अब हम लोग चलेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। सारा प्रिंसिपल वही रहेगा कि चार्ज में चेंज, वोल्टेज में चेंज आने से चार्ज में चेंज होगा। जहां पे ऐसा प्रिंसिपल देखा जाएगा दैट्स कॉल्ड, वहां पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं। सबसे पहला ये जो एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ये फॉरवर्ड बायस में, एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड बायस। क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करेगा एंड जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो फॉरवर्ड बायस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हर में पूछेगा, कुछ कुछ पूछे चाहे मत पूछे, बट ये पूछेगा। फिर देन कभी कभी पूछता है कि कैपेसिटेंस निकालो, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस निकालो। तो फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, सिंपली जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ना, सिंपली कैपेसिटर वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अपना ये हो गया। अब चलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पे। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कब एग्जिस्ट करेगा? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है आप समझो। अब मान लो सपोज विथ और डिप्लेशन लेयर ये होगा, अगर मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करूंगा फॉरवर्ड वोल्टेज, तो डिप्लेशन रीजन और कम जाता है और थिन हो जाता है। ये ना बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो अगर जैसे ही मैं फॉरवर्ड बायस लगाया तो डिप्लेशन रीजन होता है ना, वो डाउन कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, डिक्रीज करेगा। चलो एक बना लेता हूँ फिगर एंड डिक्रीज का एक फिगर बना लेता हूँ। जैसे ये अपना हो गया एंड देन पहले जो था, पहले का जो फिगर था ये ले लो कलर, ओके ना। पहला जो विड्थ था वो ये था, ठीक है ना। बिफोर ये ओपन सर्किट में अपना विथ और डिप्लेशन रीजन ये था एंड उसके बाद ऑटोमेटिक ये डिक्रीज किया क्योंकि मैंने इसमें एक वोल्टेज लगा दिया, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया। तो ये अपना इस तरीके से थीन हो गया, ठीक है, इतना थीन होके चला गया। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। तो पहले जो था, पहले ये था एंड देन फिर ये इतना हो गया। ओके, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था एंड अब जो हो गया वो इतना हो गया, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा पर समझ लो क्या, तभी तो डिप्लेशन यार कम हो रहा है, ठीक है। तो अब समझो इधर क्या होता है, इधर अपना मेजोरिटी में होल्स होते हैं, इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब इसको जैसे सप्लाई से कनेक्ट करोगे, इसको सप्लाई से कनेक्ट करो, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, परफेक्ट। इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो ये तो अपना पी साइड होता है, ये अपना एन साइड होता है। मैंने फॉरवर्ड बायसिंग किया और मैं सिर्फ डिफ्यूजन कैपेसिटर को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। थ्योरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको थ्योरी नहीं पूछता एग्जाम में। आपको जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन कैपेसिटर किस तरीके से आता है आप खुद से भी लिख सकते हो उसको। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपने क्या किया, अब ये एक बैटरी लगाया, बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जितना है वो निकलेगा, है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे बढ़ते गया, इस तरीके से निकल के आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे सबसे पहले आयंस पहले से प्रेजेंट है, ये आयंस बना लो, जो आयंस है प्रेजेंट है पहले से, ठीक है ना, आयंस जो प्रेजेंट है। अब इधर से क्या इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आया, ओके ना, इधर से जितने इलेक्ट्रॉन्स आए इधर से, ओके। और पहले भी इधर जो इन साइड है, इन साइड मेजोरिटी में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो उसको एक अलग कलर से दिखा दो, उसको दिखाओ ये कलर से, ठीक है ना, जो मेजोरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब ये क्या करता है कि रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, डायोड अपना ऑन की तरह ट्रीट करेगा, ऑन की तरह ट्रीट करता है। तो जो डिप्लेशन लेयर जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, वेनिश हो जाता है एंड सारा जो रिकम्बाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स होल पे रिकम्बाइन कर लेते हैं। लेकिन कितना रिकम्बाइन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा एंड रिकम्बाइन एक लिमिट तक करेंगे रिकम्बाइन ना, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा तो चार्ज यहाँ से फ्लो करने लग जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज में चेंज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आयंस है आयंस में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड आयंस मींस कहने का मतलब वोल्टेज में चेंज आने से, अपना वोल्टेज में जो चेंज आने से क्या हुआ कि अपना यहाँ पे चार्ज में चेंजिंग आया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट जो करता है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जैसे एक ग्राफ इसका ही बना दे रहा हूँ। ग्राफ वगैरह पूछता है कभी कभी, इसलिए मैं ग्राफ को यहाँ पे शो करता हूँ खासकर, ठीक है ना। ये हो गया एंड देन ये हो गया, परफेक्ट। देन इसमें जो एग्जिस्ट करता है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये हो गया एंड देन इधर से, इधर वाला जो रहेगा इसको होल कहेंगे, है ना, इधर होल्स का रहेगा, इधर जो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ओके।
तो अब जैसे जैसे आप इधर से वोल्टेज बढ़ाओगे चार्ज इधर जाएगा और चार्ज कराएगा एंड जैसे कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ये वोल्टेज अप्लाई बढ़ाओगे चार्ज अपना बढ़ते चलेगा, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस किस तरीके से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टेंस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। तो फॉर्मूला चलते हैं, जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है ना सी डी, इसको सी डी से डिनोट करेंगे। सी ऑफ डी इज इक्वल टू जो होगा वो टॉ ऑफ आई अपॉन एन वी टी होता है। ओके, टॉ ऑफ आई अपॉन एन वी टी। ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, डेरिवेशन करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको डेरिवेशन समझना भी नहीं है, ठीक है, कहां से आया। टॉ इज नथिंग बट टॉ इज द लाइफ टाइम ऑफ, टॉ इज क्या होता है, लाइफ टाइम, टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। लाइफ टाइम कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ एंड देन उसके बाद क्या कर रिकम्बाइन कर, दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम, ठीक है। मैं पहले बताया हूं लाइफ टाइम के बारे में, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली दिखा रहा हूँ आप, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, इसको यहीं पर दिखाओ थोड़ा सा आपको, ओके ना। हाँ, तो आपको पता है ना आई इज इक्वल टू क्या होता है, डायोड करंट आई डी इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन ई पे पावर वी अपॉन एन वी टी -1। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आई का वैल्यू डाल देना है, ओके ना। अब अगर मैं बात करूँ इसमें फॉरवर्ड बैच में क्या होता है, फॉरवर्ड बैच में होता है आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर वी अपॉन एन वी टी, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉरवर्ड बैच अप्लाई कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक इक्वल ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो यहाँ पे -1 को नेगलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं। तो ये मैं पहले बता दिया हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा था, ओके। आगे बढ़ो एंड सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा टॉ इंटू आई नॉट, आई डी का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन एन वी टी, ओके, अपॉन एन वी टी, ठीक है। ये अपना हो जाता है, तो ये अपना फॉर्मूला हुआ ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का, परफेक्ट। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है ना कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा, उसका एक और फिगर बना दे रहा हूँ। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को किस तरीके से इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये अपना सीडी होता है एंड ये अपना फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज करेगा। मैं उससे पहले जो ग्राफ दिया वो अपना चार्ज का मैं ग्राफ दिया था कि वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है, चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस का, ओके। तो ये अपना डायोड कैपेसिटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक टॉपिक बच रखा जिसको कहते हैं डायोड रेजिस्टेंस। दो टॉपिक होता है, एक डायोड में कैपेसिटेंस होगा एंड देन रेजिस्टेंस होता है। तो डायोड रेजिस्टेंस बच रखा है, डायोड रेजिस्टेंस अभी कंप्लीट कर देता हूँ और ये हमारा चैप्टर जो है इन हो जाएगा, यानी चैप्टर हमारा डायोड रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर इन हो जाएगा। यानी इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, पहला डायोड कैपेसिटेंस फिर देन डायोड रेजिस्टेंस, ओके। चलते हैं सबसे पहले डायोड रेजिस्टेंस के बारे में, न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो डायोड रेजिस्टेंस जो होता है, ये टॉपिक दे रहा हूँ, डायोड रेजिस्टेंस, ओके ना। अब डायोड रेजिस्टेंस दो केस में एग्जिस्ट करेगा, वही सेम जैसे आपने पढ़ा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अब ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस। उसी तरीके से डायोड रेजिस्टेंस जो होता है दो कंडीशन में होता है, एक फॉरवर्ड बायस में होता है एंड देन एक रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में क्योंकि डायोड अपना ऑन की तरह ट्रीट होता है, आपको पता है डायोड जो होता है इस कंडीशन में क्या होता है, ऑन होता है ना। आपको पता है ऑन मींस शॉर्ट सर्किट होता है एंड इस कंडीशन में क्या होता है, डायोड अपना ऑफ होता है, दैट्स की ओपन सर्किट होता है। आइडियली मैं बात करूं तो आइडियली में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये ऑन होगा तो कहने के कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो वो जो होता है वो 10 to 100 ओम का होता है, लगभग 10 to 100 ओम का उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस का तो इसका जो होगा ग्रेटर देन मेगा ओम, इफ यू कह लो 1 मेगा ओम, ठीक है ना। 1 मेगा ओम से मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है, मतलब इन्फिनिटी रहेगा मींस वो कनेक्ट नहीं करेगा, ऑफ रहेगा। ऑफ मींस कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो होगा उसका वो बहुत ही हाई होगा, इन्फिनिटी होगा, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज करंट फ्लो करेगा, तो लीकेज करंट इसलिए मैं यहाँ पे लिखा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। टेंड्स टू यहाँ पे लिखो टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैपेसिटेंस, सॉरी ये अपना जो रेजिस्टेंस होता है, दो तरीके का रेजिस्टेंस होता है, एक कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ओके ना, रेजिस्टेंस। अब इसको और नाम से जानते हैं, स्टैटिक्स को कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सेकंड वन इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं एसी रेजिस्टेंस, ओके। तो दो रेजिस्टेंस पाया जाता है, स्टैटिक एंड देन डायनेमिक। अब स्टैटिक कब एग्जिस्ट करेगा, डायनेमिक कब एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग सिंपली इसका फॉर्मुलेशन वगैरह देख लेते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का देखो क्या आप, मैं बता दे रहा हूँ कहां पे वो एग्जिस्ट करेगा। तो आपको याद होगा ये अपना एक डायोड हुआ करता था, है ना, एक अपना ये डायोड, इसको कलर अलग कलर से करो, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ओके। ये अपना एक डायोड हुआ करता था,
ओके। एंड इसमें एक लेयरिंग बनता था ना, आपको याद होगा यहाँ पे एक तरह का लेयर फॉर्म होता था। 1 मिनट, ये नहीं शो करेगा, लाइन सी बना दे रहा हूँ, ठीक है। वेट करो, थोड़ा सा बना दे रहा हूँ इसको अच्छे से, ताकि आपका नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, है ना। ठीक है, ये क्या हुआ करता था ना, ये अपना यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता था जिसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना, ये पोटेंशियल डेवलप होता था। अब ये पोटेंशियल जो होता था इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता था, तब तो ये इस इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, होल्स को इधर नहीं आने दे रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने दे रहा था, इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीस पीस लीनियर पीस मॉडल पढ़ा था ना, पीस वाइज मॉडल पढ़ा था, उसमें एक डायोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, एक डायोड को जो रिप्रेजेंट करते थे, एक रेजिस्टेंस एंड देन एक वोल्टेज, है ना, एक वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वही सेम यहाँ पे मैं इसके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तब तो ये रोक के रख रहा है ना चार्ज को, एंड देन उसका इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या, जो बिल्ट इन वोल्टेज होता है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वही वोल्टेज कहलाता है। ओके, तो वी आउट कह लो इसको, ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं इसको डायनेमिक होगा एंड देन स्टैटिक होगा, स्टैटिक एंड देन डायनेमिक होगा। सबसे पहले चलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस पे एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टैटिक रेजिस्टेंस। ओके, तो पहला पॉइंट स्टैटिक स्टैटिक रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम लोग कहते हैं डीसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो वहां पे आप मेंशन कर देना डीसी रेजिस्टेंस, बार बार मेंशन करना सही नहीं है। तो ये होता क्या है, अब आपने सिंपली रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हो कि एक ग्राफ होता है, जैसे आपने नॉर्मली ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो इस तरीके ग्राफ होता है। अगर इन दोनों के बीच मान लो ये वोल्टेज इधर करंट है ना, ये होता है ना, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 2 है और यहाँ पे करंट का वैल्यू मान लो सपोज 2 है, तो इसका अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होता है, वी अपॉन आई होता है ना, वी अपॉन आई होगा, एंड 2/2 दैट्स कॉल करने का मतलब 1 होगा। ओके, इस तरीके से निकालते हो। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग स्टैटिक जो रेजिस्टेंस निकालते हैं डायोड का, तो डायोड का ग्राफ आपको पता है, जो डायोड का ग्राफ क्या होता है, इसको हटाओ, चल रहने दो इसको, ताकि आप समझोगे कि किस तरीके से निकाल रहा हूं मैं। तो एक ग्राफ बना लो। ओके, ये ग्राफ हो गया, एंड डायोड का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ होता है। अगर मुझे निकालना होगा रेजिस्टेंस, मुझे निकालना होगा, सपोज मुझे रेजिस्टेंस इस वाले पॉइंट्स पे निकालना है, ठीक है ना। मान लो इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज सपोज कर लो कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है ना, इस टाइम पे करंट जो है 2 मिली एम्पियर करंट है। ओके, क्योंकि ये जो करंट फॉरवर्ड करंट है ना, तो आई जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होगा, एंड वोल्टेज होगा अपना फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, है ना, वी मींस 2 वोल्ट अपॉन आई मींस 2 इंटू 10⁻³ ओके। मैं आइडियली नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल एक बार किस तरीके से हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे v इज इक्वल टू आई सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं। इसको सॉल्व कर लेना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -10⁻³ दैट इक्वल्स कहने का मतलब अपना रेजिस्टेंस इतना आएगा। बट फॉरवर्ड में इतना रेजिस्टेंस नहीं आता। मैं एग्जांपल यहाँ पे ऐसा आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड में इतना नहीं आता रेजिस्टेंस, क्योंकि अपना जो रेजिस्टेंस वेरी करेगा 10 to 100 तक ही रहता, बट ये 1000 हो गया। लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाया किस तरीके से स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नॉर्मली v का वैल्यू लेते हैं एंड i का वैल्यू लेते हैं, हम दोनों को डिवाइड करूंगा, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस अपना निकल जाएगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अपना बेसिकली यही अपना फॉर्मूला होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालने का। नॉर्मली जो आपने ओम्स लॉ से पढ़ा वही ओम्स लॉ से अपना रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, ओके, इसको हम लोग एसी भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर ऑफ एसी, आर ऑफ एसी से डिनोट करते हैं। और आर ऑफ एसी जो होता है ना, वो होता है डेल वी अपॉन डेल आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये होता है। अब ये चेंज इन वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, तो समझो चेंज इन वोल्टेज एंड करंट क्या होता है वो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, एंड इसको इस तरीके से बनाओ पहले, 1 मिनट। ये ग्राफ समझ लेना, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें चेंजमेंट देखो, ये हो गया, एंड देन ठीक है, इधर क्या है अपना, इधर अपना वोल्टेज है, ओके ना, फॉरवर्ड वोल्टेज है, एंड इधर अपना क्या करंट है, मिली एम्पियर में। अब इस वाले चेंजिंग को कहते हैं डेल आई, इस वाले चेंजिंग को कहेंगे डेल वी, ओके ना। अब इसमें जो चेंजिंग आया दैट्स कॉल्ड आर एसी, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आर ऑफ एसी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ऑफ एसी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वी अपो डेल, ये अपना डेल आई होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको इरेज करके आई लिखो, आई, ओके ना, डेल वी अपॉन डेल आई, ये अपना नॉर्मली हो गया आर ऑफ एसी, ठीक है, आपने ये पढ़ा।
अब ये क्योंकि स्मॉल चेंजिंग होता है तो इसको डेल ना करके ये अपने डेल इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आई, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई जो होता है ना, आई को डिफरेंशिएट करेंगे। अपने पास आई तो है ना, अपने पास डायरेक्ट करंट तो है, तो आई इज इक्वल टू जो होता है आई डी इज इक्वल टू होता है आई ऑफ नॉट ई पे पावर वी, सॉरी ई पे पावर वी ई टू द पावर वी अपॉन एन वी टी माइनस वन, ये होता है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। एंड देन इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी, ओके ना। तो आई डी क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी वी, है ना, डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, डी आई अपॉन डी वी, क्योंकि मैं वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आई नॉट को आई नॉट लिखो, ओके। एंड यहाँ से अपने ई को डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, तो ई पे पावर वी अपॉन एन वी टी अपॉन में क्या हो जाएगा एन वी टी, ओके ना। अब वन इज कॉन्स्टेंट तो अपना जीरो हो जाएगा टर्म। अपने पास क्या चाहिए, अपने पास है डेल वी अपॉन डेल आई चाहिए, डी वी अपॉन डी आई चाहिए, ये अपना डी आई अपॉन डी वी है, इसको उलट दो, पलटोगे तो क्या आएगा देखो, तो ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वी टी अपॉन में आई नॉट ई वी अपॉन एन वी टी, ओके ना, ये हो रहा। और आगे बढ़ो, अब ये कहां से आता है आई नॉट प्लस ई वी अपॉन एन वी टी, ये कहां से आया तो समझो। अब इसको हम इसको कुछ लिखेंगे। आप चलो इक्वेशन 1 पे इसको ओपन करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना एंड देन इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये टर्म पूरा इस तरीके से हो जाएगा, फिर देन आई नॉट होगा, आई नॉट को उधर लेके जाओगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आई डी प्लस आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर वी अपॉन एन वी टी, ये आएगा ना। बेसिक इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ समझा रहा था वहां पर। तो डी वी अपॉन डी आई जो होगा, यानी डेल वी अपॉन डेल आई जो कट होगा एन वी टी अपॉन इस चीज को कह दो आई प्लस आई नॉट, ओके ना। आई नॉट मीन्स रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, ओके। और आगे बढ़ोगे तो डेट्स फॉर ये अपना डेल वी अपॉन डेल आई, डेट्स फॉर आर ऑफ एसी इज इक्वल टू एन वी टी अपॉन इसको कह दो टोटल करंट आई, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया अपना ट्रांजिशन सॉरी डिफ्यूजन कैपेसिटी सॉरी रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है ना, रेजिस्टेंस निकालने का ये अपना फॉर्मूला हो गया। यानी आर ऑफ एसी निकालना होगा तो अपना ये फॉर्मूला होता है एनवीटी अपॉन आई, एनवीटी अपॉन आई। आई क्वेश्चन में दे रखेगा, एन वगैरह आपको तो पता ही, एन किसके लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए 2 होता है एंड जर्मेनियम के लिए 1 होता है। आपको ये पहले बता दी, गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी शायद 2 होता है। देख लेना, मैं सारा वीडियो में बता दिया हूँ। ये अपना सारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा एंड हो गया, पीएन जंक्शन अपना पूरा फुल्ली तरीके से एंड हुआ। मैं एक एक टॉपिक को कवर किया, फिर भी कोई टॉपिक बच गया होगा तो आप हमें कमेंट करो, मैं उसका रिस्पॉन्स करके उसको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लाएंगे इसके बाद इसका एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू इसको मैं 2 लेवल में एमसीक्यू को सेट किया हूँ, एक लेवल 1 एक लेवल 2, ठीक है ना, 2 लेवल में एमसीक्यू को कंप्लीट कर दूंगा। तो एमसीक्यू भी अपलोड हो जाएगा तुरंत, आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेना, देन हमारा चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। बाकी जो एमसीक्यू जैसे पीएन जंक्शन एमसीक्यू होता है ना, पीएन जंक्शन का एमसीक्यू बहुत ही वाइड होता है, तो हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। जब इस पूरा सिलेबस को कवर कर देंगे तो एमसीक्यूज का सीरीज लाऊंगा, तो उस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग सारा एमसीक्यूज फिर से रिपीट करेंगे ना, तो वो सारा उस टाइम रिकॉल हो जाएगा। तो अभी पूरा आपका काम थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका एमसीक्यूज लगता चलेगा, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट बना लो, एक थ्योरी पूरा थ्योरी पार्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज हम लोग चलाएंगे। एमसीक्यूज एंड नॉन टेक्निकल का भी जो अपना जनरल साइंस वगैरह जो भी है ना, वो भी मैं एमसीक्यूज लाऊंगा, तो उसका भी टाइम मतलब मैं फुल्ली तरीके से तैयारी कराऊंगा आरआरबी जेईई का, आप टेंशन नहीं लो इसके लिए। तो हमारा चैप्टर आज एंड हो गया, अब हम लोग कराएंगे डायरेक्टली नॉर्मली एमसीक्यूज लाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यूज के बाद नॉर्मली हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेसिक अपना बीजेटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बीजेटी है। तो मैं देख लूंगा सिलेबस क्या है, तो बीजेटी अपना सिलेबस ही होगा मे भी, तो सिलेबस अपना बीजेटी है तो बीजेटी पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा बीजेटी पे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।